Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured AIR 70 in UPSC CAC 2022 and this was my first attempt. So one of the key things that worked out for me in this exam was the GS and the essay, because I could not score that well in the optional as per my expectation, but the GS and essay really helped me sail through. So I would like to share some tips and a little bit of my strategy as to how I proceeded with answer writing. So I'll first of all want to debunk a few myths that जो हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं उनका कितना ज़्यादा वेटेज रहता है और क्या उनके कंपेरेबल आंसर्स आते हैं फाइनली कि नहीं आते हैं. सो आई विल टेल यू माई स्कोर्स एंड द फाइनल स्कोर्स, क्योंकि व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था जानने में कि जो हमारे टॉपर्स है उनका कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे और अल्टीमेटली उनका कैसे परफॉर्मेंस रहा था. सो I'll tell you, GS1 में I got 112, 2 में GS4 में I got 89, GS2 में I got something like 95 and GS3 में I got 79. So I was not really particularly happy with this performance. So ultimately जो मेरा finally आया है, so that was GS1 में 107, GS2 में I got 120, GS3 में I got 100 and GS4 में I got 190. So we can see जहाँ पे इकलौती जगह में ज़्यादा मार्क्स आए थे वहाँ पे अल्टीमेटली कम आए. So the correlation is not that great. Most of the time the coaching institutes, it happens that their model answer keys they check only just by that कि अगर ये वाला पॉइंट इसमें है तो हम मार्क्स देंगे वरना नहीं देंगे. तो इसलिए you just stay confident. You should have full ability in your answer writing. For example, कनिष्क कटारिया सर के मैंने ब्लॉग में पढ़ा था. He told his marks and he told me his final marks सबको मतलब ब्लॉग पे. सो उससे मुझे पता चला था कि हमें इतना ओवरली रिलायंट नहीं होना चाहिए इन स्कोर्स पे और अपने कॉन्फिडेंस को इस बेसिस पे डिप नहीं कर देना चाहिए. सो दिस वाज दिस. अब मैं थोड़ा सा जनरल आपको अपना एक कोई भी एवरेज आंसर है उसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ. उसमें है फॉर एग्जांपल इफ दिस इज आवर पेज है ना एंड दिस इज द क्वेश्चन. सो व्हाट आई विल डू नाउ इज फॉर एग्जांपल अगर ये GS1 का कोई क्वेश्चन है, सो इसमें सबसे पहले आई विल ट्राई कि ऐसे बॉक्स बना के आई विल मेक अ डायग्राम है ना. इसमें आई विल मार्क अकॉर्डिंगली. हियर आई विल राइट FIG फिगर एंड आई विल राइट कि इसका क्या है एंड देन माय इंट्रो विल फ्लो लाइक दिस. एंड देन हमेशा याद रखना कि एवरी क्वेश्चन हैज मल्टीपल सब पार्ट्स. सो एक तो होगा जो वो वर्ड थीम है उसका, ठीक है. सेकंड है उसके चैलेंजेस, थर्ड है उसके सॉल्यूशंस और एक होगा उसका वे फॉरवर्ड. तो अब हम क्या करेंगे कि जो चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम है, तो दिस वुड बी इन पॉइंट फॉर्म 1 2 3 with examples. Then we will move on to the solutions. अब वो solutions ऐसे होंगे कि that would be in an arrowhead form. Then there would be our way forward थोड़ा सा, which would be mixed with the conclusion. So this was what my standard answer looked like. तो इसके अंदर कोई मोनोटनी नहीं है, कुछ चीज़ें पॉइंट्स में है, कुछ चीज़ें फ्लो चार्ट्स में है. There is a diagram and it is all a GS1 आंसर प्रॉपर. तो थोड़ा सा हमें दूसरी चीज़ पे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करनी है आंसर्स की. अब वो कैसे करनी है, जैसे हम सबको पता ही है कि देयर इज द पेस्ट जेम अप्रोच विच इंटेल्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है ना, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, एनवायरमेंट, एथिकल एंड मॉरल. तो ये टोटल ये सारी अप्रोचेज हैं. तो वी विल ट्राई कि जितने मर्जी आंसर्स हो, जिस मर्जी GS के आंसर्स हो, वी विल ट्राई कि हम इनको उसमें इनकॉर्पोरेट करें. जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ. इस बार एक क्वेश्चन आया था द लायन एंड बुल फिगर की सिग्निफिकेंस पूछी थी इन कल्चर एंड माइथोलॉजी और स्कल्पचर्स. तो उसमें मैंने क्या करा कि आई न्यू, सबको पता है कि हमारा अशोका पिलर जो है ना, वो एक की कंपोनेंट है लायन है इसके अंदर. तो सबसे पहले वहाँ पे मैंने ऐसे अशोका पिलर ड्रॉ कर दिया. फॉर एग्जांपल दीज आर द लायंस है ना. तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा साइड में अपना ये पेज मेरा चल रहा था, ऐसे करके बॉक्स था. इसके नीचे मैंने लिख दिया कि एथिकल पॉइंट कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द फोर्थ लाइन ऑफ द अशोका पिलर. इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन लाइक द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी. तो थोड़ा सा मैंने GS1 के एक हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैंने एथिक्स का पॉइंट डाल दिया. तो थोड़ा सा ऐसे अगर हम वैल्यू एडिशन करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर काफ़ी बेटर और यूनिक सा प्रेजेंट होएगा. एक यूनिक बात और मैं जो स्टार्टिंग से कर रहा था कि अब मैं आपको बताया तो मेरा मेन आंसर राइटिंग का जो बल्क था इट वॉज कम्प्लीटेड इन द 3 months बिटवीन प्री एंड मेन्स. तो उसके अंदर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे आई माइट हैव शेयर्ड इट समवेयर एल्स इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल कि जैसे GS का मैंने पिछले 2 साल के एग्जाम्स उठाए, उनको मैंने लिटिल बाय लिटिल पर क्वेश्चन सॉल्व किया. फिर उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, उसके बाद उसका मैंने मॉडल आंसर देखा कि क्या मेरे में नॉलेज डेफिसिट है, फिर वो मैंने फुलफिल करा.
फिर उसके बाद मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ देखी वो कैसे लिखते हैं, फिर टॉपर्स की कॉपी से जब मैंने उसको लिंक करा तो अल्टीमेटली मेरे पास अब 2 ईयर के सॉल्व जीएस के पेपर थे एक सब्जेक्ट के। वीकेंड पे जाके मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 टेस्ट लिख देता था उसी जीएस के। नाउ आई हैड 4 सॉल्व जीएस पेपर्स, तो दैट बिकेम द बल्क ऑफ माय प्रिपरेशन कि 4 सॉल्व पेपर्स हैं, 80 क्वेश्चंस हैं एंड में आई गेव विजन का अभ्यास जिसके मैंने मार्क्स बताए थे, तो दैट गिव्स मी 100 क्वेश्चंस फॉर ईच जीएस जो मैंने मेरे पास थे, तो उनके सॉल्यूशंस मैं बार-बार पढ़ता था, तो दैट हेल्प्ड मी टू एनहांस माय आंसर राइटिंग। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि टॉपर्स कॉपीज आर गोल्ड, उनको अच्छे से देखना, उनको यूज करना और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो जीएस 1 का हो गया। 2 का 3 के लिए मैंने क्या किया था कि मोटे-मोटे जो थीम्स थे उनको मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई करा था कि आई न्यू कि हर बार एक क्वेश्चन जैसे जीएस 2 में ई गवर्नेंस पे आ ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना, कहीं साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाता है ना, कि एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन हर बार आता है, ग्रीन एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। तो इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा इंट्रो और कंक्लूजन का काम ना पहले से ही तैयार करने में बहुत बेटर है कि जैसे ई गवर्नेंस पे आई न्यू कि अगर मेरे को लिखना है तो आई विल ऑलवेज राइट कि कंक्लूजन में कि नीति आयोग का है नेशनल डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, तो ये फॉलो करना चाहिए। हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस है, ये फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी बार बार रिपीट कर करके किसी टॉपर्स की कॉपी में देख के, किसी मॉडल आंसर में देख के इनकॉर्पोरेट करके अपने टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, उसमें भी हम डिजिटल गवर्नेंस का डाल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी पे है, जो हमें पता है कंक्लूजन रेडी हम लोग कर सकते हैं कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी में ये रैंक है, इतनी हमारी आउटपुट है अभी एनर्जी की, पंच अमृत हम लोग फॉलो कर रहे हैं सीओपी से। तो ये सब इंट्रो और कंक्लूजन्स पहले ही रेडी रख लो क्योंकि क्वेश्चन आने ही है। फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, एफसीआई रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें पता है शांता कुमार कमेटी हमने कोट करनी है। तो आप सब ये नोट करके रखो, आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी आपको टॉपर कॉपी में कहीं रेफरेंस मिल रहा है कि यार ये चीज़ सेकंड एआरसी में थी, तो आप वहीं पे नोट कर लो कि हाँ यार ये वाली चीज़ के लिए सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी। अब पूरी ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ पाया था, मेरे पास टाइम नहीं था, इनफैक्ट नहीं पढ़ पाया था बिल्कुल भी। तो वो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी वो मैं कहीं कहीं कोट कर देता था जहाँ जहाँ मुझे पता था कि एआरसी ने इससे रिलेटेड ऐसी वाली बात बोली है। और दूसरा मेरा था कि आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैं अब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, उसके अंदर उन्होंने चैलेंजेस लिखे हैं, उसके अंदर उन्होंने सॉल्यूशंस लिखे हैं, तो उसका भी मैंने फ्लो चार्ट पहले ही तैयार करके रख लिया था। जैसे ये है तो 3 में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव है ना, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके आगे लिख दिया कि ये इनके चैलेंजेस हैं, यहाँ लिख दिया सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इनको हमने तीनों का ऐसे कर लिया। तो ऐसे ऐसे मेरे पास बड़े सारे रेडी फ्लो चार्ट्स पड़े थे कि पेपर में एक बार क्वेश्चन आए मैं सेम का सेम वर्बेटिम बना दूंगा। थोड़े एथिक्स के भी डायग्राम्स पहले से, जैसे विशाखा यादव मैम है, उन्होंने एथिक्स से थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, तो उनके भी कर लो। जैसे अगर प्रोबिटी पे क्वेश्चन आए, हमें पता है ये ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और इसके बीच का मिक्सचर है, तो ये हमारा प्रोबिटी है। सिमिलरली एथिक्स का एक थोड़ा सा मेरा एक पेट सा डायग्राम था कि ये था, ये है वैल्यूज है ना, बिहेवियर, कंडक्ट, कैरेक्टर, और इसके अंदर ये वाला जो पाए है ये एथिक्स का है, ये वाला पाए है जो मोरालिटी का है। थोड़ा ऐसे करके कुछ कुछ डायग्राम्स आपके पास हमेशा अपने टिप्स पे होने चाहिए। एथिक्स के लिए भी मैं एक स्पेशल बात बता देता हूँ कि जैसे केस स्टडीज होती थी तो उसका हमें फॉर्मेट में काफ़ी बार कंफ्यूजन आती है कि हाउ है ना वी शुड अप्रोच द केस स्टडी। तो उसके लिए मेरा था कि अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी केस स्टडी है जो हम सिर्फ पेपर में एक ही बार पढ़ सकते हैं, और इस बार का एथिक्स का पेपर स्पेशली लेंदी था एंड इट कुड बी सो इन द फ्यूचर ऑल्सो, सो वी शुड कीप दैट इन माइंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे केस स्टडी है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऐसे करके बॉक्स बनाया, यहाँ पे हेडिंग है स्टेक होल्डर्स। जो जो नाम मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ वो साथ साथ में मैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के नाम लिख ही जा रहा हूँ। अब नाउ आफ्टर आई एम डन रीडिंग इट वंस आई हैव द नेम ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो वो स्टेक होल्डर्स जब मुझे पता है तो मुझे पता है कि पूरी स्टोरी क्या थी, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसका एक और बेनिफिट भी है, मैं बताता हूँ। तो स्टेक होल्डर्स में हमेशा ना एक चीज़ ऐसे कर देना कि सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है, इन्वायरमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, तो थोड़ा सा ना अच्छा ब्रॉड ऑप्टिमिस्टिक सी फीलिंग आती है। फिर यहाँ पे आपकी केस स्टडी की इंट्रो हो गई। फिर इसके बाद जब आपसे पूछा है इन्होंने कि क्या आप कैसे, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यूज, तो इट कुड बी आइदर येस, नो, है ना, और आपका यूनिक सा। तो इन सब के लिए भी जब आप स्टेक होल्डर अप्रोच अपनी कर रहे हो तो आपने प्रोज लिखने हैं सोल्यूशन इस चीज़ के और कॉन्स लिखने हैं। तो इसके अंदर आपने एक एक स्टेक होल्डर को पिक करना है। इसके लिए किसी ना किसी के लिए तो प्रो होगा, किसी के लिए कॉन होगा, तो आपने यहाँ पे प्रो में भी डाल देने हैं और आपने कॉन में भी डाल देने हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर आप कैलिब्रेट करोगे अपनी आंसर राइटिंग को, अपने प्रेजेंटेशन पे काम करोगे, तो आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी डूएबल। बट उसके लिए है कि थोड़ा सा टाइम देना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था, फिर भी आई कुड स्कोर सो वेल। तो अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही इस बात को इंप्लीमेंट करने लग जाओगे तो आई थिंक दैट वुड बी वंडरफुल। और एक एथिक्स में एक बात और याद रखना
कि जितने ज़्यादा हम लोग सिविल सर्वेंट्स की एग्जाम्पल याद कर सकते हैं ना, स्मिता साबरवाल मैम, प्रशांत पांडे सर, है ना, ये सारे, तो ये आप बहुत जगह यूज़ करो और आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो आई थिंक आंसर राइटिंग के लिए यही है। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहो, टॉपर्स कॉपीज को फॉलो करो, PYQs अच्छे से फॉलो करो, उनके मॉडल आंसर से चेक करो, एंड रिमेंबर दैट यू आर योर ओन बेस्ट गाइड। आप अपने पैरामीटर से इंप्रूव करोगे, आप रिजल्ट की चिंता नहीं करोगे, यू विल ट्राई कि आपको अपना स्कोर पिछली बार का बीट करना है, और अगर बीट नहीं भी होता है ड्यू टू सम रीजन की कहीं चेकिंग का वेरिएशन होता है, बट योर प्रेजेंटेशन हैज बीन बेटर ईच टाइम। जब मैं एथिक्स का करता था, केस स्टडी में स्टार्टिंग में मैं इंट्रो नहीं लिखता था, सीधा शुरू कर देता था, फिर जब इंट्रो का पता चला लिखनी है तब मेरे को पता नहीं था कंक्लूजन भी लिखनी होती है, बाद में कंक्लूजन भी लिखनी स्टार्ट करी। सो है ना, इट इज ऑल अ प्रोसेस, इट माइट टेक टाइम बट अल्टीमेटली यू विल बी देयर, बस जस्ट बी ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं अपने जो सॉल्व पेपर्स है, मॉक पेपर्स है, आई विल रिक्वेस्ट अनअकैडमी की कहीं पे वो पोस्ट कर सकें इन केस दैट इज पॉसिबल, वरना अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो है ना, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।